हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हमने पहले फ्रेंच के बारे में पढ़ा था, रशिया के बारे में पढ़ रखा है कि किस किस तरीके से वहां पर लोगों ने अपनी आज़ादी ली है। अब सेम ऐसा ही हमें पढ़ना है कि भारत के अंदर किस तरीके से आज़ादी हमें मिली है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे। तो मुगल वाले केस में क्या था कि वो धीरे धीरे खुद ही, जब अंग्रेज आए तो मुगलों ने वहां पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट हमें पता है कि लास्ट वहां पे सबसे शक्तिशाली जो मुगल था वो कौन था? हमारा औरंगजेब। और उसके बाद फिर बेकार से नॉर्मल आने लगे राजा और वो हट गए। लेकिन जो अंग्रेज थे वो एक से बढ़कर एक अंग्रेज आए और यहाँ पे किस किस तरीके से हमने लड़ लड़ के यहाँ पे आजादी दिलवाई है, किस तरीके से हमें क्या क्या देखने को मिला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स के बारे में, जो कि वीडियो के एंड में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब चैप्टर का नाम है क्या? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने पहले ही बताया था कि नेशनलिज्म मतलब जो राष्ट्रवाद है उसका मतलब क्या होता है? हमारे देश के लिए हमारा जो प्यार होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। कि हम अपने देश से कितना प्यार है, हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितने अच्छे काम होंगे, हम अपने देश के लिए कितने बेहतर। जैसे हमारे लाइक सोल्जर्स, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, आर्मीज होती है, वो क्या करती है? हमारे देश के लिए बहुत सारे काम करते हैं। स्पेशली मतलब जब देश की बात आती है तो अब क्या करते हैं? अपनी जान तक दे देते हैं। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की जो है यहाँ पे हमें राष्ट्रवाद में सबसे पहले इसका आइडिया स्टार्टिंग जो है तुम्हारी बुक में वो है सत्याग्रह से। कहां से है? सत्याग्रह। सत्याग्रह यहाँ पे सबसे पहले आइडिया किसके मन में आया था? तो गांधी जी के मन में आया था। कैसे? गांधी जी उस टाइम पे आए थे 1950 के अंदर इंडिया। कहां से? साउथ अफ्रीका से। तुमने पहले कभी पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका में पहले काले गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो गांधी जी वहीं पर उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद 1950 में इंडिया के अंदर आते हैं। कहां पे? साबरमती आश्रम में। वो तुम्हारे बुक में उतना मेंशन नहीं है, चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1915 में आते हैं गांधी जी। कहां पे? साउथ अफ्रीका से अपने साबरमती आश्रम में आते हैं। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि जब भारत की ऐसे सिचुएशंस है तो इन्होंने यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने का सोचा, आंदोलन छेड़ा। और यहाँ पे इन्होंने शांति, सत्य और अहिंसा, इनके 3 नियम थे। सत्य और अहिंसा हम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से आजादी लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने 3 जगह के मैटर को देखा। सबसे पहले कौन सा? 1960, 1917 और 1918, 1916, 17 और 18। सबसे पहले 1916 की बात करें तो चंपारण बिहार के अंदर। कौन सा? चंपारण बिहार। चंपारण बिहार के अंदर क्या हुआ था कि लोगों से जबरन नील की खेती, इंडिगो की प्लांटेशन करवाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इससे प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर तो बहुत होती है, तो इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें दिक्कत ये थी कि अगर कोई किसान अगर एक बार नील की खेती अपनी जमीन पे कर ले तो वहां पर 1 साल 1.5 साल तक यहाँ पे कोई भी दूसरी फसल नहीं हो सकती थी। वरना अगर नॉर्मल अदर क्रॉप्स में देखेंगे, तुमने अगर ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रखा होगा अच्छे से, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम 1 साल के अंदर 2 से 3 फसलें लगा सकते हैं। लेकिन इंडिगो वाले केस में क्या है कि तुमने एक बार अगर नील की खेती कर दी तो उसके बाद 1-2 साल तक कम से कम मतलब भूल ही जाओ कि तुम्हें कोई खेती करनी है, कोई एग्रीकल्चर करना है। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या कर रहे थे? बिहार के लोगों से इंडिगो एग्रीकल्चर करवाते जबरदस्ती। तो गांधी जी ने 1916 में इसके खिलाफ आंदोलन किया और उसको बंद करवाया। फिर आता है 1917 खेड़ा गुजरात के अंदर, जिसमें लोगों से जबरदस्ती रिवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, कर ले रहे थे जबरदस्ती। जो मतलब समझ ऐसा समझ लो कि 2 रुपए यहाँ पे उनका टैक्स थे, वो 5 रुपए जबरदस्ती उनसे वसूल लेते, नहीं देने पे मारना पीटना समथिंग, मतलब इस तरीके से चल रहा था। तो 1917 में कहां पर? खेड़ा गुजरात। तुम्हें जगह, डेट और किस लिए है तो वो ज्यादा याद रखना है। तो 1917 में खेड़ा गुजरात के अंदर रिवेन्यू कर से आजादी दिलवाई थी, जो ओवर टैक्सेस लेते थे। फिर 1918 अहमदाबाद के अंदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम आफ्टर क्रॉप फेल, फसल खराब होने के बाद भी टैक्स। अब बेचारे किसान, हमारा पहले का जो टाइम है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा 80% अगर हम माने तो 80% के अंदर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते जहाँ पे बारिश नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं होती थी। अब फसल ही नहीं तो बेचारे के पास पैसा कहां से आएगा? क्योंकि उसी को तो सेल करके पैसा कमाते थे। और अंग्रेजों को चाहिए भैया टैक्स। तो टैक्स चाहिए, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? फसल उनकी बेचारों की खराब हो गई, पैसे नहीं है, तब भी उनसे जबरदस्ती टैक्स ले रहे थे। उनके पास घर में जो भी सामान है उसको उठा के ले जाना है, उनको बेच के अपने बदले के अपने टैक्स को देना। तो यहाँ पर 1918 में अहमदाबाद में भी इसको बंद करवाया था।
तो ये तीन सबसे पहले उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब की बात है, 1990 के अंदर, जिसमें अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, यहाँ पे बिना किसी मोटिव के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी लीगल इंफॉर्मेशन के किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दे रहे थे। और कितने सालों के लिए, कम से कम 2 सालों के लिए जेल में डाल रहे थे। अब सोचो कि तुम्हें कोई पकड़ के, पुलिस वाला आया और पकड़ के तुम्हें डायरेक्ट जेल में बंद कर दे, पूछने पे कहेगा भाई हमारी मर्जी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। इस वजह से गांधी जी ने एक एक्ट चलाया था, क्या नाम था इसका, रोलेट एक्ट 1919 के अंदर। 6 अप्रैल को गांधी जी के नेतृत्व में रैली निकली थी। कितने तारीख को, 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक रैली निकाली थी, जिसके अंदर इन्होंने रोलेट एक्ट के बारे में प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। और 1990 से एक डेट हमें बहुत जल्दी याद आती है, कौन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबको पता है जलियांवाला बाग, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला हुआ था। क्या हुआ था कि इस दिन थी बैसाखी, पंजाब के अंदर बैसाखी बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। तो बैसाखी वाले दिन यहाँ पर क्या हुआ था कि लोग एक जगह पे, जहाँ पे ये बाग है जलियांवाला, तो यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। और लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है, यहाँ पर एक साथ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब जैसे अंग्रेजों को ये चीज पता चली, ब्रिटिशर्स को पता चली, तो उन्हें लगा कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जनरल डायर को परमिशन दी कि वहां पे जाके लोगों को बंद करो, जेल में समझाओ, ये करो, मतलब जो भी करो, लेकिन हटाओ वहां से। तो जनरल डायर गया, एक मेन गेट पे वो खड़ा हो गया, तो बंदूकें ये सब लेके, और बहुत सारी आर्मी लेके गया था, पूरे चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया और अंधाधुंध बिल्कुल फायरिंग करवा दी, मतलब गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1-2 बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग बेचारे मारे गए थे जलियांवाला बाग में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग जब यहाँ पे कांड हुआ, तो उसके बाद लोगों का जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अब बेचारे देखो छोटे बच्चे, वो नॉर्मली अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे, जिसमें बिना गलती के उनको मार दिया गया। तो जो बाहर के लोग जो बच गए, जो जिनको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अंग्रेजों को जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, उनके महल, उनके गवर्नमेंट ऑफिस, कारखाने वगैरह, सारी चीजों पे हमला कर दिया, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। और जो शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों को नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया कि भाई हमसे माफी मांगो, ये करो, वो करो, ये सब चीजें होने लगी। तो जिस कारण अब गांधी जी ने रोलेट एक्ट को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को क्या चाहिए था, अहिंसा चाहिए था। भाई हमें हिंसा, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इतने सारे जब देखे कि यार दंगे होने लगे, लोग रोड पे उतर आए, मारने लगे, ऑफिस तोड़ने लग गए, तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को बंद कर दिया। क्लियर? उसके बाद फिर हमें मिलता है पढ़ने को खिलाफत इशू, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यहाँ पर जो वर्ड है वो खलीफा से मिला है। किससे मिला है हमें? खलीफा। खलीफा, खलीफा मतलब यहाँ पे क्या है ये चीज की हमें पता है। वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक, जिसके अंदर तुर्की हार गई थी। अब तुर्की जो हार गई, तो उसमें अंग्रेजों ने कुछ ऐसी अफवाह फैलाई, या किसी ने अफवाह फैलाई कि जो तुर्की के जो लोग हैं वो अब इस्लामिक कंट्री पे राज करेंगे। तो इस वजह से जो इस्लामिक जो कंट्री वो थोड़ी सी डर गई थी, और खास में जो इस्लाम के जो लोग थे वो डर गए थे। तो उन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई, जिसका नाम क्या दे दिया? खिलाफत कमेटी नाम दिया, जो कहां बना था? बॉम्बे 1990 के अंदर। ठीक है, खिलाफत कमेटी कहां पे बनी? बॉम्बे के अंदर। कब बनी? 1919 के अंदर। ये सारे डेट्स चल रहे हैं। और इसके जो 2 लीडर्स, इसका नाम बहुत पूछा जाता है पेपर में, क्या नाम था इन 2 भाइयों का नाम? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या नाम था इनका? मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको एज ए लीडर बनाया गया और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है यहाँ पे। इनका लेकिन मेन पर्पस गांधी जी का क्या था? यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पे जो रोलेट एक्ट वगैरह जो हुआ, तो यहाँ पर हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़े हार गए लोग। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन की बात आई, तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने क्या सोचा कि ये तो इस्लामिक कंट्री के बारे में है ही, और साथ में एक यूनिटी हो जाएगी हिंदू और मुस्लिम। तो जब ज्यादा बड़ी तादाद होगी, नंबर ऑफ द पीपल्स ज्यादा होंगे, तो अंग्रेजों पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो एक इनका मेन पर्पस था यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ओके, फिर पढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। अब इसके बाद हमारे स्टार्ट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग
आंदोलन। असहयोग आंदोलन यहाँ पर क्या होता है 1921 से लेकर 1922 तक चलता है, जिसके अंदर मेन इनका पर्पस क्या था, बायकॉट। अब देखो, अगर हमें कोई चीज किसी कंपनी को बंद करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं, जब हम उनके सामान को यूज ही नहीं करेंगे तो वो कंपनी आगे यहाँ पे या तो सामान प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, या तो फिर वो अपनी कंपनी बंद करके कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। सेम गांधी जी ने क्या बोला कि भाई अगर तुम्हें अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो क्या करो, सबका बाइकआउट करो, उनके कपड़ों का बाइकआउट करो, उनके जो जॉब्स हैं, जो प्रोफेसर्स टीचर्स स्कूल्स के अंदर हैं, उन सब चीजों का बाइकआउट करो। यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे हिंदुओं के लिए गुरुकुल चलता था, मुसलमानों के लिए मदरसे चलते थे, अपने खुद के गुरुकुल मदरसों में पढ़ो। उनके जो शर्ट पैंट जो आजकल टाइम पे हम पहनते हैं, अंग्रेजी सिस्टम जो होता है, उन सबको छोड़ो, खादी धोती कुर्ता ये सब पहनो, खादी कपड़े पहनो। तो उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। काफी बच्चे उन्होंने स्कूल अपने कॉलेज से छोड़ दिए, टीचर प्रोफेसर वकील वगैरह सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। लेकिन हमें पता है कि भाई एजुकेशन के बिना कुछ होना नहीं है आज के टाइम पे, और साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होना। तो धीरे धीरे इसका जो है कम होने लगा था। और लोग अब मतलब जब प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने क्या किया कि अपने काम को वापस लौटाए। धीरे धीरे इसका जो असहयोग नॉन कोऑपरेशन है वो धीरे धीरे इसका क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था भाई 2 दिन पैसे नहीं मिलेंगे, भूख से मरेंगे, तो वापस तो आएंगे। और सेम सिचुएशन हुई, कुछ दिन तक चला, लेकिन जब लोगों को यहाँ पे मजबूरी दिखी अपनी कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो धीरे धीरे सारे लोग वापस आ गए, तो इसका थोड़ा सा अपने आप कम हो गया। और लेकिन मेन इस चीज को बंद करने का रीजन यहाँ पे आता है 1922 चौरा चौरी हत्याकांड। क्या होता है 1922 चौरा चौरी? चौरा चौरी यहाँ पर क्या है कि एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग यहाँ पे रैली निकालते हुए, मतलब नारेबाजी करते हुए, ऐसे कुछ बड़ी रैली नहीं थी, छोटी सी थी, कुछ समझ लो 20-25 लोग होंगे, 20-25 लोग यहाँ पे कुछ नारेबाजी करते हुए रास्तों पे चल रहे थे, रात का टाइम था। तो कुछ जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे पुलिस वगैरह थे, उन्होंने उन लोगों को पकड़ के पीट दिया, और मतलब इसमें से 1-2 मर गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों को बड़ा गुस्सा है, और तो उन्होंने उसी टाइम पे, रात के टाइम पे, उन्होंने एक जो पुलिस वहां पे स्टेशन थी उसी को जला डाला। उसके अंदर कई सारे जितने पुलिस वाले छुपे हुए थे, उनके चक्कर में वो सारे मर गए। तो इसी चीज में चौरा चौरी वहां पे फिर से बात आती है। गांधी जी को अहिंसा पसंद नहीं थी, इस वजह से इन्होंने इस चीज को भी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को, असहयोग आंदोलन को भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? चोरा चोरी, क्योंकि हमें अहिंसा पसंद नहीं है, और तुमने पुलिस वालों को जला दिया तो हमें ये चीज बात हजम नहीं हुई, तो इसको हम करेंगे बंद करेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारी पार्टीज थी, जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो, जिसके अंदर बहुत सीनियर मेंबर्स थे, वो नहीं चाहते थे। तो इनके लिए जो मोतीलाल नेहरू जी थे और 1-2 और जितने मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी कई सारी अलग अलग तरीके से उसके अंदर भी मेंबरशिप बनाई थी, कमिटीज बनाई थी, वो तुम अपने बुक में पढ़ सकते हो। 1920 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, एक कमिटीज बनी थी कुछ। फिर इसके अंदर आता है साइमन कमीशन। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? साइमन कमीशन। जो कि साइमन कमीशन कब बना था? 1927 के अंदर बना था। कब बना था? 1927 के अंदर। और 1928 के अंदर, 1927 में बना, उसके बाद साइमन पूरे ऑल ओवर इंडिया पे कब्जा करने लगा। तो 1920 के अंदर एक स्लोगन यहाँ पे बना, क्या? साइमन गो बैक, जिसको किसने बोला था? लाला लाजपत राय। जो हमें पता है अच्छे से कि इसके अंदर कौन मरे थे? हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1928 में यहाँ पे क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जो थे, इनके हेड थे, इस प्रोटेस्ट के, इस आंदोलन के हेड थे, और वो सबसे आगे खड़े होके यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब पुलिस वाले बहुत देर से देख रहे थे, उनको थोड़ा सा हजम नहीं हुआ खाना, और वो चले गए, लाठी लेके उठाई और लाठी चार्ज कर दिया। अब थोड़े से जो हमारे लाला लाजपत राय थोड़े से कम हाइट के थे, अब बेचारे भीड़ में थे, भगदड़ मची ना, वो जमीन पे गिर गए, लोग उनके ऊपर चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं, उनकी ऐसी बुरी हालत, और पुलिस वालों ने और लाठी मार मार के उनको पूरा ही मार डाला। तो यहाँ पे एक बात होती है कि 1920 के अंदर, अब यहीं से एक आता है, जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो 1929 के अंदर आता है लॉर्ड इरविन, अंग्रेजों का, जिसमें पहले होता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल से ऐसे मेज थी जिसके ऊपर मीटिंग होती थी, ऐसा नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता था कि एक मीटिंग जिसका नाम रखा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर लॉर्ड इरविन ने क्या बताया कि भाई तुम डोमिनेंस स्टेटस ले लो उनसे। क्या ले लो? डोमिनेंस स्टेटस। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब क्या होता है कि देखो तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन
तुम्हारी जितनी भी वर्किंग होगी, जितना भी काम होगा, वो सब किसके अंडर में होगा? रानी एलिजाबेथ जो है उनके अंडर में होगा, इंग्लैंड की रानी के साथ। तो यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस की उन्होंने मना कर दी कि नहीं, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो 26 जनवरी 1929 के अंदर नेहरू, CR दास और भी जो मेंबर्स थे उन सब ने क्या डिमांड किया? पूर्ण स्वराज, हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि भाई हम आजाद है लेकिन अगर हमें कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो हम जा रहे हैं इंग्लैंड, रानी से यहाँ पे परमिशन लेंगे, क्या हम ये बना सकते हैं क्या? तो न, हमें पसंद है, जाओ दूसरा बना के लाओ। तो ऐसी चीज हमें नहीं चाहिए, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कब इन्होंने मांग की? 26 जनवरी 1929 में। और यही कांग्रेस वालों ने यहाँ पे क्या किया? कांग्रेस ने इसको एज अ सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस। तो ये पूछा जाता है कई बार, इस पूर्ण स्वराज की डिमांड की और खुद को एज इंडिपेंडेंस समझ के उन्होंने चीज को सेलिब्रेट किया। तभी तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसी की वजह से, क्योंकि 26 जनवरी को इन्होंने क्या अपने आप को मान लिया था? पूर्ण स्वराज मान लिया था, टोटल इंडिपेंडेंस मान लिया था। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी वन पार्ट्स। ये वन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको करने में टाइम लगेगा, तो एक दो पार्ट के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे साइमन तक हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे का समझेंगे। हाँ, जो मैंने कहा था कि एक इन्फॉर्मेशन बोलूंगा वीडियो के लास्ट में, तो ये है कि अगर तुम्हें इस चैप्टर का, साइंस का या हिस्ट्री किसी भी चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर साइड में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा, इस पे जाके फॉलो करके इसको मेरे को डीएम कर सकता है किसी भी क्लास के नोट्स के लिए। अगर आपको किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए डीएम कर सकता है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो इस इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।